गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ओके, सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल और विच कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द quality of the material. Okay, so one by one we discuss all the important mechanical properties. Okay, the first one is strength, second elasticity, third stiffness, fourth malleability, fifth ductility, brittleness, seventh toughness, eighth hardness, ninth fracture, 10th fatigue and 11th creep. Okay, we will discuss each and every property one by one. Okay, first of all we will discuss about the strength. What is strength? Okay, so we divided or classify strength into another different sections. Okay, first one is tensile strength, second compressive, third shear, and fourth one is torsional strength. First one tensile strength, second compressive, third shear strength, and fourth is torsional strength. Okay, and what is definition of strength and what is strength? Strength of a material may be defined as resistance offered by a material or a ability of a material to sustain load without distortion. It means sustain load without distortion. It means जब उसके ऊपर किसी भी स्पेसिमेन पे ऊपर लोड पड़ेगा तो वो उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा या उसको वो बियर कर पाएगा, बट वो ब्रेक नहीं होगा, मतलब उसकी डिस्टॉर्शन नहीं होगी, शेप साइज वाला चेंज नहीं होगा। तो वो जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी ऑफ द मटेरियल है वो हमारी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। ओके, मटेरियल शुड हैव एडुकेट स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड एक्सटर्नल फोर्सेस व्हेन सब्जेक्ट टू टेंशन, कंप्रेशन, शियर एंड टॉर्शनल। कौन सा था हमारा, टॉर्शनल। फोर्थ वन इज टॉर्शनल स्ट्रेंथ एंड टॉर्शनल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब जो टेंशन का बिहेवियर है वो कैसा होगा, वो क्या करेगा, एक अगर ये हमारे पास स्पेसिमेन है, ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो सेम इस डायग्राम में आप देखो, ये अपर ब्लॉक पे अपर फोर्स लग रही है अप साइड में, ये डाउन साइड में। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन में क्या होगा, दोनों साइड से कंप्रेशन आएगा, दोनों एक्सट्रीम जो एंड्स होंगे वहाँ से कंप्रेशन फोर्स आएगा। शेयर फोर्स में क्या होगा, वो उसके अलोंग द प्लेन फोर्स लगती है हमारी। ठीक है, अलोंग द प्लेन फोर्स लगती है। ठीक है, जस्ट अगर जब रिवर में वाटर फ्लो करता है तो उसमें भी क्या होता है, शेयर फोर्स लगती है। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, इलास्टिसिटी। क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ द सॉलिड मटेरियल, विच मटेरियल, सॉलिड मटेरियल, टू रिकवर फ्रॉम इट्स डिफॉर्मेशन इफेक्ट साइमल्टेनियसली एज सुन एज द स्ट्रेस इज रिलीज। यहाँ पे स्ट्रेस या एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हो आप, एक्सटर्नल फोर्स। इट मतलब क्या हुआ इसका, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सपोज अगर ये एक रॉड है, हमने यहाँ से फोर्स लगाई और यहाँ से फोर्स लगाई, F1 यहाँ पे लगा रहे हैं, F1 यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसके अंदर एक एक्सटेंशन आती है, फोर्स प्रोड्यूस होने से एक एक्सटेंशन आती है, ये F1 डैश, F1 डैश। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने F1 फोर्स को डिलीट किया, जैसे ही आप F1 फोर्स को डिलीट कर दोगे, क्या होगा, मटेरियल अपनी सेम पोजीशन पे, मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, मतलब जो पोजीशन लोड लगाने की वजह से डिफॉर्म्ड हो गई थी, जो चेंजेस आए थे लोड लगाने से, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से, जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे वो शेप और साइज़ सेम
ओरिजिनल शेप एंड साइज के अंदर मटेरियल चला जाएगा या गेन करेगा, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बार फिर डेफिनेशन देखेंगे। इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ द सॉलिड मटेरियल टू रिकवर फ्रॉम इट्स डिफॉर्मेशन इफेक्ट साइमल्टेनियसली एज सुन एज द स्ट्रेस इज रिलीज। क्लियर? जैसे इस डायग्राम में आप देखो, इस डायग्राम में देखो कि अगर यहाँ पे डिफॉर्मेशन आई, फिर यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया और ये क्या कर रहा है, दोबारा से ये सेम पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे ओरिजिन पे फिर दोबारा से आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने लोडिंग किया, ये हमने लोडिंग किया इसके ऊपर, ये लोड लगाया हमने। ठीक है, यहाँ पे हमारी पोजीशन आ गई, लेकिन जैसे आपने यहाँ से इसको छोड़ा, यहाँ से आपने एक्सटर्नल फोर्स को हटाया, तो ये क्या करेगा, अनलोडिंग करेगा। जैसे आपने अनलोडिंग किया तो ये क्या करेगा, सेम पोजीशन को ज्वाइन कर देगा। ठीक है, बट इस केस में सपोज अगर इसको हम 2 बोलते हैं और इसको अगर हम 1 बोलते हैं, 1 में क्या हो रहा है, आपने फोर्स लगाई, यहाँ पे आपने इसको छोड़ा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज़ किया, छोड़ने का मतलब उसको रिलीज़ किया आपने वहाँ से, तो क्या करेगा, ये सेम पोजीशन पे नहीं जाएगा। ये सपोज ये हमारा ओरिजिन O है और ये O डैश है, तो ये O डैश पे आएगा, 0 पे नहीं आएगा। इट मीन्स जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो फर्स्ट फिगर है, वो हमारी क्या है, 100% इलास्टिसिटी नहीं है उसकी प्रॉपर्टी, और जो सेकंड मटेरियल है वो क्या कर रहा है, 100% इलास्टिसिटी है उसमें। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, द मटेरियल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, द मटेरियल डज नॉट रिटर्न, जो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न नहीं करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और जो मटेरियल हमारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा जब हम एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे, वो हो जाएगा हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। आई थिंक ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्टिफनेस। अब स्टिफनेस क्या होता है हमारा, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन का जो अपोज करेगा वो प्रॉपर्टी क्या है आपकी, स्टिफनेस। अ मटेरियल विद हाई वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज स्टीफर देन द मटेरियल विद लोअर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी वो क्या करेगा, यंग्स मॉडुलस, वो स्टीफर होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील आर 70, एल्यूमिनियम 70 है। ठीक है, और हमारा स्टील कितना है, 210। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 70 GPa and steel 210 GPa respectively. So steel is 3 times stiffer than aluminium. Steel is 3 times, ठीक है, 3 times stiffer than aluminium. Okay. Stiffness is used in grading, spring balance, spring control measurements and instruments. यहाँ पे क्या है, ये इसकी एप्लीकेशन है। आप स्टिफनेस की जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, स्प्रिंग्स में, ग्राइंडिंग में, स्प्रिंग बैलेंस जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब स्टिफनेस का फॉर्मूला देखो आप, कि फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन, कि कितना फोर्स लगाया है और डिफॉर्मेशन कितना हुआ है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, डिफॉर्मेशन कितना है और फोर्स कितना है। क्लियर? ये दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंसेस करने हो, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस के बीच में, तो यहाँ से हम इस रिलेशन से भी इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। स्टिफनेस को कैसे डिफाइन करेंगे हम, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी को एफ से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, डक्टिलिटी। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। डक्टिलिटी इज द मेजर ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू प्लास्टिकली deformed without fracturing when placed under a tensile stress that exceeds its yield strength. Okay, high ductility indicates that a material will be more apt to deform and not to break, whereas low ductility indicates that a material is brittle. ठीक है, जिसके अंदर
इल्डनेस कम होगी वो क्या हो जाएगा हमारा ब्रिटल मटेरियल, और जिसकी इल्ड कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा डक्टाइल मटेरियल होगा हमारा, ठीक है। एंड फ्रैक्चर बिफोर डिफॉर्मेशन मच इज अंडर द टेंसाइल लोड। डक्टिलिटी डिपेंड्स लार्जली ऑन अ मटेरियल केमिकल कंपोजिशन, किस पर डिपेंड करेगा, केमिकल कंपोजिशन पे, मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। बिकॉज जो उसका केमिकल बॉन्डिंग्स होंगी वही हमें क्या बताएंगे, इंडिकेट करेंगे कि कौन सा मटेरियल कितना कोऑर्डिनेट कर रहा है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर क्या है उनका, ठीक है, कितना वो स्ट्रेंथ को बियर कर पा रहे हैं, कितनी फोर्स के बाद वो बॉन्डिंग ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। अ मटेरियल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड टेम्परेचर एट विच डक्टिलिटी इज़ बीइंग मेजर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप बिहेवियर देखो कि जो डक्टाइल मटेरियल है उसकी देखो ये शेप बन रही है, ये वाली शेप, ठीक है। इट मीन्स वो ब्रेक होने से पहले क्या कर रहा है, नेकिंग हो रही है, जैसे ये नेकिंग वाला जो एरिया ना इस, ठीक है, ये नेकिंग शो कर रहा है। बट जो ब्रिटल मटेरियल है वो सडन ब्रेक हो रहा है, सडन फ्लैट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये जो ब्रेकिंग है ना ये सडन है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल, ये हमारा डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, टफनेस। टफनेस सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ स्टडी करेंगे। टफनेस इज़ अ फंडामेंटल मटेरियल प्रॉपर्टी मेजरिंग द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड विदस्टैंड शॉक up to a fracture, withstand shock up to fracture, that is ability to absorb energy in a plastic range। प्लास्टिक रेंज के अंदर क्या करता है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सेकेंड, इन अदर वर्ड्स टफनेस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर रैप्चरिंग, मतलब वो ब्रेक होने से पहले कितने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो कैपेसिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, ये स्ट्रेस है हमारा, ये स्ट्रेन है, ठीक है। एक मटेरियल पे जब हम लगाते हैं तो ये ग्राफ बनेगा हमारा, और जो एरिया होगा ये वाला एरिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ टफनेस। एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंदर जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व इज़ टफनेस। मतलब बिफोर फ्रैक्चर, अगर सपोज यहाँ पे अगर फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर होने से पहले इतनी एनर्जी को स्टोर किया है, इतनी शॉक्स को एब्जॉर्ब किया है, तो ये जो कैपेसिटी है मटेरियल की, ये हमारी टफनेस होती है, ठीक है। इन सर्विस दिस लोडिंग ऑफन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सडन इम्पैक्ट, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, रेजिलेंस। Resilience is defined as the energy absorbed by a member within a elastic region। मतलब अगर एक मटेरियल की विद इलास्टिक लिमिट जो है ना, वहाँ तक जितनी एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर, वो एनर्जी क्या कहलाएगी हमारी, रेजिलेंस, ओके। इसमें दो वर्ड है, प्रूफ रेजिलेंस भी होता है एक। प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ मेंबर विद इन द इलास्टिक रीजन। मैक्स, यहाँ पे क्या एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, इलास्टिक रीजन तक, बट यहाँ पे क्या है, प्रूफ रेजिस्टेंस में मैक्सिमम एनर्जी, यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहा है। रेजिलेंस के अंदर क्या है, कोई अमाउंट उसने फिक्स नहीं किया कि मिनिमम है कि ज़्यादा है कि कम है, बट प्रूफ रेजिलेंस में क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो स्टोर करेगा, ठीक है, विद इन अ इलास्टिक रीजन, उसको बोलेंगे प्रूफ रेजिलेंस। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एरिया ऑफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व अप टू अ इलास्टिक लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है टफनेस। टफनेस हमने कर ही लिया स्टडी, ठीक है, रेजिलेंस भी हो गया हमारा, गुड। उसके बाद क्या हमारा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट, जहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है, या वो उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे या टूट जाएंगे, ठीक है, वो सेपरेट हो जाएगा मटेरियल, ठीक है, एक ही पीस में से सेपरेट हो जाएगा सेम पीस से, या डिफरेंट पीस में अगर हमने जॉइनिंग कर रखी तो वहाँ से वो बॉन्ड ब्रेक करा तो उसको भी हम फ्रैक्चर बोलेंगे, क्लियर। अब फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रैक्चर इज़ द सेपरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल इनटू टू और मोर पीसेस अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। द फ्रैक्चर ऑफ अ सॉलिड यूजुअली अकर्स ड्यू टू
ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट डिसकंटिन्यूटीज सरफेस विद इन द सॉलिड। ओके, कुछ डिसकंटिन्यूज आ जाएंगी हमारे मटेरियल के अंदर, जिससे क्या होगा, वो सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, इफ़ अ डिस्प्लेसमेंट डेवलप्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल इलास्टिक क्रैक। अगर वो उसके पेरिफेरी के परपेंडिकुलर जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल टेंसाइल क्रैक, और सिंपली एक क्रैक भी बोल सकते हैं। इफ़ अ डिस्प्लेसमेंट डेवलप्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इट इज़ कॉल्ड शेयर क्रैक। ठीक है, अगर वो टेंसाइल हो रहा है, परपेंडिकुलर है, तो वो क्या हो जाएगा, टेंसाइल क्रैक है। अगर वो टेंजेंशियली है तो क्या हो जाएगा, हमारा शेयर है। जैसे हमने शेयर फोर्स पढ़ा था ना, उसमें क्या था कि शेयर के मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग या टेंजेंशियल के अलोंग लग रहा था वो, तो उसको शेयर, सेम इसी सेगमेंट में हम इसको बोलेंगे शेयर क्रैक और स्लिप बैंड। क्लियर? जैसे आप यहाँ पे देखो इस डायग्राम के अंदर ये एक स्पेसिमेन है, ठीक है। अब यहाँ से फोर्स लगाना स्टार्ट किया और यहाँ से लगाना किया, ठीक है। वो फोर्स का हम क्या नाम है, नेचर कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक टाइम के बाद यहाँ पे एक नेकिंग स्टार्ट हो गई, जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। वॉइड न्यूक्लिएशन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखो छोटे छोटे सेगमेंट्स बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये छोटे छोटे सेपरेट सेगमेंट्स हैं, ठीक है, वॉइड्स बन रहे हैं, क्रैक बन रहे हैं, अब ये क्या होगा, तीनों मिलके ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो ब्रेक्स हैं, ये पूरा मिलके क्या जगह एक लॉन्ग ब्रेक या वॉइड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। वॉइड क्या होते हैं, कोलेसेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या, क्रैक प्रोपोगेशन। फिर ये जो क्रैक होगा आपका, ये क्या करेगा, इलोंगेट करेगा। ये पहले अगर इतना था तो अब ये बढ़ जाएगा। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, हमारा छोटे छोटे सेपरेशन थे 3, ठीक है, वॉइड्स के। फिर इन्होंने क्या करा, तीनों ने कंबाइंड होकर एक बड़ा बनाया सेकेंड स्टेज पे। थर्ड स्टेज पे क्या करेंगे, ये और इलोंगेट करेगा, ठीक है। अब फोर्थ स्टेज पे क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट अलग हो जाएगा दूसरे वाले पार्ट से, ये वाले पार्ट से बिल्कुल अलग हो जाएगा ये, ठीक है। इसको बोलते हैं सेपरेशन। और यही जो फिनोमिना है, यही जो एक्टिविटी है हमारी, ठीक है, ये हमारा क्या है, यही क्या है हमारा फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर, ठीक है। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ब्रिटल फ्रैक्चर, ठीक है। अब ब्रिटल फ्रैक्चर क्या होता है, ये फ्रैक्चर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ तक गया, प्रोपोर्शन लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक। अब उसके बाद क्या करेगा ये, कि जैसे ही हमने इसमें और लोडिंग की, यहाँ पे लोडिंग है, यहाँ पे लोडिंग हम करते जा रहे हैं, ठीक है। अब एक टाइम क्या करेगा, यहाँ पे जो इल्डनेस है इसकी, वाई इल्डिंग जो प्रॉपर्टी है किसकी, ब्रिटल मटेरियल की, जो ब्रिटल मटेरियल है ना, उसकी इल्डिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, लो होती है। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा इलोंगेशन शो करने से पहले यहीं पे क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो गया, ये क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया ये, ठीक है। तो अब एक बताओ, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो कर्व था वो क्या बता रहा था हमें, अभी पढ़ा था हमें थोड़ी देर पहले, क्या बता रहा था हमें, टफनेस बता रहा था, ठीक है। क्लियर? अब इससे हमें क्या पता लगा, हमें ये चीज़ पता लगी, जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो इलोंगेट नहीं करते ज़्यादा, एक सडन ब्रेक देते हैं, ठीक है, सडन ब्रेक देते हैं, ठीक है। मैं आपको पिछला डायग्राम दिखाता हूँ आपको, उससे आपको एक रिकॉल हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे सडन ब्रेक हो रहा है एकदम से, यहाँ पे टाइम मिल रहा है, ये जो कपिंग है ना, इसमें टाइम मिलता है, डिफॉर्मेशन जो होती है उसके लिए टाइम मिल जाता है हमें, कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। तो हमें जो मेजरमेंट या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होते हैं इस ड्यूरेशन में, इस पूरे टाइम के अंदर हम वो ले सकते हैं। बट यहाँ पे जहाँ पे ब्रिटल में जहाँ सडन ब्रेक होता है, वहाँ पे ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। ब्रिटल फ्रैक्चर जनरली अकर्स इन द मटेरियल दैट एग्जिबिट लो लेवल ऑफ यील्डिंग, जहाँ पे लो लेवल ऑफ यील्डिंग होगी, इन इलास्टिक सच एज द सिलिकॉन डाई। ब्रिटल फ्रैक्चर में ऑल्सो अकर्स इन अ इनकैप्सुलेंट मटेरियल ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हाईली लोडेड ब्रिटल सिलिका फिलर्स, ठीक है।
व्हेन द मटेरियल इज अंडर एक्सेसिव स्ट्रेस लेवल सडन कैटास्ट्रोफिक क्रैक प्रोपोगेशन कैन इनिशिएट फ्रॉम अ माइक्रोस्केल डिफीट सच एज वॉइड, इंक्लूजन और डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये जो तीनों डिफेक्ट्स हैं, वॉइड, इंक्लूजन और डिसकंटिन्यूटी, इससे क्या होता है, हमारा जो ब्रिटल जो मटेरियल है उसमें जो फ्रैक्चर की टेंडेंसी है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हार्डनेस। अब हार्डनेस क्या होता है? ठीक है, जो मटेरियल हार्ड होता है, ठीक है, मतलब जिस मटेरियल पे अगर आप स्क्रैच करने की कोशिश करो तो नहीं होगा, जिस पे आप कुछ पॉइंटर से कुछ लिखने की कोशिश करो तो नहीं हो पाएगा, मतलब वो उसकी जो सरफेस जो है तो वो टफ होगी, मटेरियल के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ऐसी को हम बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ वाले मटेरियल को बोलते हैं हम हार्ड मटेरियल और हार्डनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, हार्डनेस is a very important property of a metal, has a wide variety of meaning. It also embraces many different properties such as resistance to wear मतलब वो टूटने फूटने को रजिस्ट करेगा, स्क्रैचिंग अगर आप करोगे तो उसका भी रजिस्ट करेगा, डिफॉर्मेशन का भी रजिस्ट करेगा, मतलब जितना भी जो टफ या हार्ड जो मटेरियल होगा आप उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते ईजिली, और मशीनेबिलिटी उसको भी करेगा। ठीक है, ऑल्सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच गिव्स इट इज़ एबिलिटी टू रजिस्ट बीइंग परमानेंट डिफॉर्म। ठीक है, उसको परमानेंट डिफॉर्म करना भी मुश्किल होता है, अगर डिफॉर्म्ड हो गया तो उसको आपको रिगेन कराना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बेंट करना, ब्रोकन, हैव इट्स शेप चेंज। ठीक है, व्हेन अ लोड इज अप्लाइड, द ग्रेटर द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल द ग्रेटर रेजिस्टेंस इट हैज़ डिफॉर्मेशन। ठीक है, जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी उतना ही ज़्यादा रजिस्ट करेगा वो किसको, डिफॉर्मेशन को। वो जो डिफॉर्मेशन है वो कोई भी डिफॉर्मेशन हो सकती है आपकी। ठीक है, किसी भी डिफॉर्मेशन को वो अपोज करेगा अगर उसकी हार्डनेस प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो। ठीक है, जो उसका जो फैक्टर है हार्डनेस का, अगर वो मैग्नीट्यूड जो हार्डनेस का ज़्यादा है, इंक्रीज इन फैक्टर है, तो वो डिफॉर्मेशन को अपोज करेगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कट अनदर मेटल। और अगर मटेरियल हार्ड है, जितने भी हमारे जो कटिंग टूल्स होते हैं ना, लेथ मशीन के, मिलिंग मशीन के, ड्रिलिंग मशीन के, या ड्रिलिंग टूल या सीएनसी के अंदर आपने जो बिट्स देखी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कितना हार्ड मटेरियल्स के होते हैं, क्योंकि उसी हार्ड मटेरियल से आप दूसरे मेटल को कट कर सकते हो। ठीक है, द हार्डनेस इज जनरल यूजली एक्सप्रेस इन नंबर विच आर डिपेंडेंट ऑन द मेथड ऑफ मेकिंग टेस्ट। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है वो हमारा होता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, ये हमारा अपरेटस है, रॉकवेल हार्डनेस अपरेटस है हमारा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे गेज लगा हुआ है, इसमें रीडिंग्स आती हैं कि ये मटेरियल को बता देगा कितना हार्ड है। ठीक है, यहाँ पे डायल लगा हुआ है, ये स्पेस है। ठीक है, ये इसमें एक बॉल होती है। ठीक है, ये आपका वर्क पीस है और ये प्लेट है आपकी। ठीक है, जैसे ही आप मशीन से यहाँ से अगर आप इस पे इसके पॉइंटर से, ये जो बॉल है, ठीक है, ये स्पेसिमेन रखा हुआ है यहाँ पे हमारा वर्क पीस जिस पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये बॉल है, जैसे ये वाली बॉल इसके ऊपर इंसर्ट करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो ये उस प्रॉपर्टी की, उस मटेरियल की हार्डनेस को बता देगा। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ मेटल। 4 टेस्ट हैं, ठीक है, इसकी हार्डनेस पता करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से हैं? ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का मैं बता रहा हूँ ऑपरेटस, ये जो ऑपरेटस है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का है, विकस हार्डनेस टेस्ट और शॉर स्केलोस्कोप। ठीक है, ये 4 के 4 हमारे क्या है, टेस्ट हैं, क्या डिटरमाइन करने के लिए, क्या फाइंड आउट करने के लिए, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, हार्डनेस ऑफ द वर्क पीस। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब ये 4 टेस्ट हैं आपके। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्रीप। क्रीप क्या होता है भाई? बेसिकली क्रीप ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, अगर सपोज आप, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट, कुछ बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या करते हैं जनरली, एक क्या लेते हैं, एक रोप लेते हैं या कोई इलास्टिक वाली चीज़ लेते हैं, उसमें बॉल को हैंग करके उससे प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, अगर सपोज़ वहाँ पर, जैसे सपोज़ आपका जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस में हमने क्या किया, स्प्रिंग लिया आपने, उसको रूफ पे कर दिया और नीचे आपने वेट लटका दिया, तो क्या होगा, वो हैंग करता रहेगा वेट, बट कुछ टाइम के बाद क्या होगा,
एक परमानेंट गैप बना देगा वो स्प्रिंग के अंदर, परमानेंट फेलियर टाइप का हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। या एक और एग्जांपल आप देखो कि हमारा जो सीलिंग फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन की जो रॉड होती है उसमें जो आपका फ़ैन है, ब्लेड है, मोटर है, सारा का सारा वेट किस पे है, आपकी जो रॉड है सीलिंग फ़ैन की उस पे है ना। अगर उसको 20, 30, 40 ईयर्स तक छोड़ दें तो अगर आपने पहले चेक किया होगा और 40 ईयर्स के बाद अगर आप चेक करोगे ना, तो आपको चाहे माइनर सा इलोंगेशन मिले बट वो इलोंगेशन मिलेगा, मतलब इंक्रीज लेंथ मिलेगी। तो वो जो फेलियर होता है ना उसको हम बोलते हैं क्रीप फेलियर। मतलब कंटिन्यूस अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी रॉड के ऊपर, किसी मटेरियल पे कंटिन्यूस लोड लगा के रखोगे तो एक टाइम के बाद कुछ उसका इलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्रीप फेलियर, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या कह रही है ये देख लेते हैं। क्रीप में बी डिफाइंड एज द टाइम डिपेंडेंट, मैंने आपको टाइम की बात कर रहा था ना, 30, 40 ईयर्स की बात कर रहा था, 20 ईयर्स की, ये टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। अगर वहाँ पे टेम्परेचर है, ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल की बात की थी हमने, अगर वहाँ पे ज़्यादा है तो ये जो फिनोमेना वो फास्ट हो जाएगा। एंड कांस्टेंट स्ट्रेस, और आपने कांस्टेंट स्ट्रेस एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, स्ट्रेस का मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर आपने लगा के रखी है, इट फॉलोज देन अ फेलियर फॉर सच अ कंडीशन इज रेफर टू अ क्रीप फेलियर। ऐसे फेलियर को हम बोलते हैं क्रीप फेलियर। और ओकेजनली स्ट्रेस रप्चर भी बोलते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच क्रीप बिगिन डिपेंड ऑन द अलॉय कंपोजिशन। अब जो टेम्परेचर का जो बिहेवियर है कि टेम्परेचर कितना उसको सपोर्ट करेगा या उसकी जो रेट ऑफ जो डिफॉर्मेशन उसको इंक्रीज़ करेगा, वो डिपेंड करेगा मटेरियल कौन सा है, किस मटेरियल पे आप लगा रहे हो, या वो अलॉय किस चीज़ का है। तो बिकॉज हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसमें क्या, हर एक प्रॉपर्टी का क्या एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो हर एक प्रॉपर्टी हर एक रेजिस्टेंस को अपोज करेगी। तो अलॉय के अंदर जितने भी मिक्सचर्स वगैरह होंगे, हर एक जो क्या करेंगे, जब उस पर आप वेट लगा रहे हो टाइम डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और टेम्परेचर भी है वहाँ पे और कांस्टेंट स्ट्रेस लगा रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो उसको डिफॉर्मेशन को रोकेंगे। बट अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वो डिफॉर्मेशन आएगी, वो फेलियर आएगा, उसको बोलते हैं हम क्रीप फेलियर, ठीक है। ये देखो ये ग्राफ बना हुआ है, ये क्रीप स्ट्रेन है, ठीक है, क्रीप स्ट्रेन। इनिशियल स्ट्रेन एक हर एक मटेरियल में यहाँ पे थी, चलो ठीक है। ये हमारा क्या है, टाइम रप्चर, ये टाइम है, क्लियर। ये जब ये कर्व ऐसे बन रहा है देखो, तो यहाँ पे 3 वो हो रहे हैं, फर्स्ट प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी और टर्शियरी, क्लियर। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, जब आपने वेट लगाया, ये जो मैं आपको सीलिंग फ़ैन वाला जो एग्जांपल बता रहा था, या किसी भी स्पेसिमेन को या रॉड को आप हैंग कर दो, उस पर नीचे वेट लगा दो, ये वेट लगा दो, तब क्या होगा, देखो यहाँ से इलोंगेशन ये रही और ये टाइम रहा, यहाँ से क्या, जैसे आपने वेट लगाया इलोंगेशन स्टार्ट हो गई। पहले ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जाती, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा, वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्रीप, ठीक है। जब परमानेंट लोड आपका एक्ट कर रहा है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, ठीक है, विद टेम्परेचर और सराउंडिंग कंडीशंस अगर उसकी फेवर में है या नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्रीप फेलियर, क्लियर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये रब कर देते हैं थोड़ा सा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे अगर आपको चाहिए पीपीटी वगैरह, या आपको चाहिए कि उसका भी एक लेक्चर बनाया जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उस लेक्चर का या टॉपिक का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। और आप शेयर कीजिए प्लीज़ लेक्चर चैनल को, लिंक को शेयर कीजिए, सो दैट जो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो बीटेक में हैं, पॉलिटेक्निक में हैं, ठीक है, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जो आईटीआई वाले हैं, उनको ये उन तक ये पहुँचे लेक्चर, और उनको प्रॉब्लम ना आए इन चीज़ों के अंदर, ठीक है, बिकॉज़ ये स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ही बनाया गया है, ओके। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, वो कौन सी है, मेलेबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करते हैं, मेलेबिलिटी होता क्या है। मेलेबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विदस्टैंड डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेशन विदाउट रप्चर। कंप्रेशन फोर्स के अंदर, कंप्रेशन फोर्स क्या होता है, फर्स्ट स्लाइड के अंदर भी हमने देखा था, कंप्रेशन फोर्स ये होता है जब दोनों साइड से फोर्स लगती है
उसको बोलते हैं कंप्रेशन फोर्स, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मटेरियल डिफॉर्म्ड तो हो रहा है, आपने फोर्स लगाई, डिफॉर्म्ड तो हो गया वो, बट रप्चर नहीं हुआ या क्रैक नहीं हुआ या ब्रेक नहीं हुआ वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपना डायग्राम देखो, मेलेबल डेफिनेशन में मेलेबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू अ थिन शीट्स। मतलब मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी, जितने भी मटेरियल्स आपने शीट की फॉर्म में देखे हैं, एल्युमिनियम की शीट आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, स्टेनलेस स्टील की शीट देखी है आपने, और भी कॉपर शीट्स देखी हैं आपने, ठीक है, बहुत सारे आपके जो घर के जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, या फैब्रिकेशन जो है, फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में जितनी भी शीट्स बनती हैं, आपके 4 व्हीलर की जो आउटर बॉडी है, वो आपके फ्रिज की बॉडी, आपके एसी की बॉडी, जहाँ पे मेटल का काम हो रहा है, वो सारी की सारी जो शीट्स बन रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से बन रही है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से बन रही है, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल का फेलियर नहीं हो रहा, बट वो क्या हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू बी अ हैमर्ड और रोल्ड इनटू अ थिन शीट्स विदाउट रैप्चर। मतलब वो अगर आप इस मटेरियल सब जो यहाँ पे देखो, ये ब्लॉक है हमारा, यहाँ पे इसने गोल्ड का ले रखा है, बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। गोल्ड की भी आपने शीट्स देखी हुई, जितने हमारे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। आज के टाइम में तो लोग सोने चांदी के उसमें खाना कम लोग खाते हैं, ठीक है, अंबानी जैसे लोग ये अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन पहले जब राजा महाराजा एंशिएंट टाइम में था, वहाँ पे ये ज़्यादा वो था, चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन। तो वो जो बर्तन थे, ये यूटेंसिल्स थे, ऑर्नामेंट्स थे, वो कैसे बने थे, उसको हैमर करके, ठीक है। पहले हैमर थे, अब तो हमारे पास क्या है, बहुत सारी मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, प्रेस मशीन है, डाई मशीन है, उनसे हो जाता है। बट पहले क्या है, कंटिन्यूस हैमरिंग की जाती थी, उसके बाद उसको शीट में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद उसका कुछ बनता था, ठीक है। तो विदाउट रैप्चर, विदाउट मटेरियल फेलियर, देखो यहाँ पे जो आपने देखा होगा इस स्पेसिमेन के अंदर, ठीक है, देखो ये बिल्कुल ही क्या है, स्ट्रेट है, बिल्कुल ही स्मूथ है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ है, कोई से भी कोई उसमें क्रैक्स वगैरह नहीं है। तो यही जो प्रॉपर्टी है ना मेलेबिलिटी की, वो करती है कि इसको सिर्फ शीट की फॉर्म में चेंज करेगी, इसके अंदर क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे, ये फटेगा नहीं, रैप्चर नहीं होगा, कोई एजेस वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। आप इसको एज ए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मेलेबिलिटी की जो हमारा जो बिहेवियर है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन सा मटेरियल है, सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे हमारा गोल्ड है सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद टिन, प्लैटिनम, लेड और जिंक। मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, गोल्ड, और सबसे कम जिंक, ठीक है। किस में, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी में, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी में, क्लियर। अगर हम डक्टिलिटी ऑर्डर देखें, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन सा है, गोल्ड, गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, ठीक है, और सबसे कम कौन है, जिंक, ठीक है, ओके। आज के लेक्चर के लिए इतने काफ़ी है। हमने सारी मैकेनिकल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी थी मेटल की, सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। कौन कौन से डिस्कस किए हैं अभी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ हमने डिस्कस कर लिया, इलास्टिसिटी, स्टिफनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, हार्डनेस, फ्रैक्चर, फटीक और क्रीप, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप इस लेक्चर को एक बार स्टडी कर लीजिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।